सर्दी अपने पूरे शबाब पर थी। उमूमन जिंदगी की जवानियां शाम होते ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन उम्रा तबके की असल जिंदगी शाम से ही शुरू होती है। इसलिए शहर के तमाम बड़े बड़े होटलों, रक्सगाहों, जुए खानों और अय्याशी के खुफिया अड्डों में शाम होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है और फिर सुबह तक रंगो नूर का एक सैलाब हर तरफ रवा दवा नजर आता है। रेनबो होटल दारुल हुकूमत का इंतहाई शानदार और वसीओ अरीज होटल था, जहां सिर्फ आला उम्रा तबका ही दाखिल होने की जुर्रत कर सकता था। वैसे तो चहल पहल यहाँ हर रात होती थी, लेकिन आज तो ये चहल पहल अपने पूरे शबाब पर थी। हॉल में कुर्सियां इंतहाई करीने से सजाई गई थी। हर खाली टेबल पर रिजर्वेशन कार्ड लगा हुआ था। हॉल को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया गया था कि इंसान देखते का देखता ही रह जाता। वो ऐसा महसूस करता जैसे अल्फ लैला दुनिया में आ पहुंचा हो। पूरा हॉल भरा हुआ था, सिर्फ चंद मेजें खाली थी। ये सजावट और रौनक रक्कासा मैरी के दम से थी, जिसकी शोहरत का सितारा आजकल बामे उरूज पर पहुंचा हुआ था। पूरी दुनिया में उसके रक्स और हुस्न की शोहरत थी। होटल रेनबो में ये उसका दूसरा रक्स था। कल का रक्स ही इतना जज्बात खेज और नशा आवर साबित हुआ कि लोग उसके फन हुस्न और शबाब पर मर मिटे। इसलिए आज कल से भी ज्यादा रौनक थी। अभी प्रोग्राम शुरू होने में काफी देर थी, इसलिए तमाम लोग कॉफी और शराब वगैरह से शुगल कर रहे थे। हॉल में हल्के हल्के मुतरन्नम कह कहे गूंज रहे थे, जिनकी शीरीनी के सामने हॉल में बजने वाला ऑर्केस्ट्रा भी कभी कभी मांद पड़ जाता। अचानक हॉल के दरवाजे पर इमरान नमूदार हुआ। वो जोर से खनकारा तो एकदम तमाम लोगों की नजरें उस तरफ उठ गईं और पूरे हॉल में एकदम कह कहे गूंज उठे। उसकी हालत ही इतनी मजे का खेज थी कि संजीदा से संजीदा इंसान भी हंसने पर मजबूर हो जाता। एक तो टेक्निकलर लिबास, फिर चेहरे पर हिमाकत की दबीज तहें। वो हॉल को इतनी हैरानी से देख रहा था जैसे पत्थर के जमाने का इंसान हो, और ये सब कुछ जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। देखने का अंदाज ही इतना मजे का खेज था कि लोगों को बेतहाशा हंसने पर मजबूर कर देता। वो गौर से हर चीज को देखता, पहले एक आंख बंद करके, फिर दूसरी और फिर दोनों आंखें। जब दोनों आंखों से कुछ नजर न आता तो चेहरे पर झुंझुलाहट तारी हो जाती। उसे वहां इस तरह देख देख कर एक वेटर अदब से उसकी तरफ बढ़ा और उससे रिजर्वेशन कार्ड के मुताल्लिक पूछने लगा। पहले तो इमरान ने उसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। जब वेटर जोर से बोला तो वो ऐसे उछला जैसे किसी सांप ने उसे डस लिया हो। वो संभलते संभलते वेटर को अपने साथ जमीन पर ले आया। वेटर के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे, लेकिन वो कुछ न बोला और इमरान खड़े होकर ऐसे कपड़े साफ कर रहा था जैसे गिरना उसका मामूल हो। फिर वो वहां से आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ एक मेज पर जा बैठा। मेज पर उसके नाम का कार्ड लगा हुआ था, जो उसके बैठते ही पास खड़े हुए वेटर ने उठाकर मेज के नीचे रख दिया। इस मेज पर 4 कुर्सियां थीं। इमरान ने साथ वाली कुर्सी पर टांगे रख दी और इत्मीनान से जेब में हाथ डालकर च्युइंगम का पैकेट निकाला, उसे फाड़ा और फिर च्युइंगम का एक पीस मुंह में डाल लिया। लोग उसे इंतहाई दिलचस्पी से देख रहे थे और फिर उसके बैठने का अंदाज अभी हंसी लोगों की बर्दाश्त से बाहर थी। एक स्मार्ट नौजवान पास वाली मेज से उठकर उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। इमरान के इन्हिमाक में कोई फर्क न आया। नौजवान बोला, क्या आप पहली बार किसी होटल में आए हैं? इमरान चौंका और नौजवान की तरफ देख कर फौरन खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर सीने से लगाया और जोर से बोला, हाय मेरी जान, तेरी तलाश में तो मैंने समंदर छान मारे हैं। रूसी रॉकेट में बैठकर खला से हो आया हूँ, मगर तुम कहीं न मिले। नौजवान घबरा गया और गुस्से से बोला, क्या तुम पागल हो? इमरान बोला, मेरी जान, हर आशिक को पागल ही कहा जाता है, और फिर तुम्हारी जैसी हसीना का आशिक। नौजवान झेप गया और फिर उसने खिसकने में ही आफियत समझी। उसकी हालत देखकर हॉल में बैठे लोग हंसते हंसते बेहाल हो गए, मगर इमरान फिर उसी तरह बैठ गया जैसे कोई बात ही न हुई हो। इतने में सफदर, जूलिया और चौहान हॉल में दाखिल हुए। वो तीनों आला लिबास में मलबूस थे। खासतौर पर जूलिया तो आज खूब बन सवर कर आई थी। आज की दावत भी उन्हें इमरान ने दी थी। वो इमरान की तरफ तीर की तरह बढ़े और हेलो का नारा लगाते हुए कुर्सियों पर बैठ गए, मगर जूलिया की कुर्सी पर तो इमरान पैर फैलाए बैठा था, इसलिए वो खड़ी रही और इमरान की यह हालत देखकर उसके तन बदन में आग लग गई। ये कोई बैठने का अंदाज है? हटाओ मेरी कुर्सी पर से पैर। लेकिन इमरान भला ऐसी कच्ची अर्ज कहाँ सुनता है। उसके कान पर जूं तक न रेंगी। वो इस तरह पैर फैलाए च्युइंगम चबाता रहा। अब तो जूलिया का पारा एकदम 110 डिग्री पर पहुंच गया। वो और तो कुछ न कर सकी। उसने मेज पर से एस्ट्रे उठाया और इमरान के सर पर दे मारा, मगर मुकाबिल भी इमरान था, इस सदी का चालाक तरीन इंसान। एस्ट्रे लगने से पहले वो कुर्सी छोड़ चुका था। जूलिया झुंझलाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गई। इमरान फिर अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे कुछ भी न हुआ हो। उनमें से चंद की नजरों में मलामत के आसार थे और बाकी मुस्कुरा रहे थे। सफदर इमरान की तरफ देख कर बोला, इमरान साहब, आज की दावत आखिर किस मकसद के लिए है?
وہ بولا آج میں اور جولیا اپنے عشق کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں، اس سلسلے میں یہ دعوت دی ہے، ورنہ مجھے کسی حکیم نے بتایا تھا کہ میں اتنے پیسے خرچ کروں۔ صفدر اور چوہان ہنسنے لگے اور جولیا بھنا کر رہ گئی مگر کچھ نہ بولی۔ اس کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ عمران نے کافی منگائی، آہستہ آہستہ جولیا بھی باتوں میں دلچسپی لینے لگی اور اس کا غصہ اتر گیا، مگر عمران باتوں کے ساتھ ساتھ ہال پر بھی نظر دوڑا لیتا۔ اچانک وہ بری طرح چونکا اور سنبھل کر بیٹھ گیا، لیکن یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے ہوا۔ اس کے بعد وہ اسی طرح لاپرواہ ہو گیا، لیکن صفدر خاص طور پر تشویش میں پڑ گیا کیونکہ عمران کا اس طرح چونکنا اس کے لیے کسی خاص بات کا اشارہ کرتا تھا۔ اس کی نظریں فوراً داخلی دروازے کی طرف اٹھیں۔ وہاں سے ایک غیر ملکی نوجوان انتہائی اعلیٰ گرم سوٹ میں ملبوس آہستہ آہستہ ایک میز کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صفدر نے سمجھ لیا کہ عمران اسے ہی دیکھ کر چونکا ہے۔ اس نے عمران سے پوچھا یہ کون ہے؟ عمران بولا میرے ہونے والی بیوی کے داماد کا سسر۔ چوہان نے حیرت سے منہ پھاڑ کر پوچھا کیا بات ہوئی؟ عمران منہ بنا کر بولا کمال ہے، اتنی بڑی بات ہو گئی اور تم کہتے ہو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ جولیا نے پھاڑ کھانے والے انداز میں پوچھا آخر ہوا کیا؟ عمران نے ان کی طرف منہ کر کے آہستہ سے کہا یہ نوجوان جرمنی کی سیکرٹ سروس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا نام ملڈن ہے۔ صفدر اپنی حیرت نہ چھپا سکا، بولا جرمنی؟ مگر یہ یہاں کہاں؟ عمران بولا یہی تو میں سوچ رہا ہوں۔ صفدر نے پوچھا مگر تم اسے کس طرح جانتے ہو؟ عمران بولا میں کس کو نہیں جانتا، کہو تو اس کی 7 پشتوں کا حال بیان کر دوں۔ چوہان بولا خیر ہوگا، ہمیں کیا؟ اس کے چہرے پر بھی تشویش کے آثار نمایاں تھے۔ عمران اچانک صفدر سے مخاطب ہوا صفدر کیا تمہارے پاس ریوالور ہے؟ وہ بولا نہیں۔ کیوں؟ ہم یہاں دعوت کھانے آئے ہیں، نشانے بازی کرنے نہیں۔ عمران بولا لیکن مجھے یہاں ہنگامہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اتنے میں رقص شروع ہو گیا۔ رقص واقعی ہے جان خیز تھا، سب لوگ رقص دیکھنے میں مصروف ہو گئے، لیکن عمران برے برے منہ بنا رہا تھا۔ جولیا سے رہا نہ گیا، اس نے عمران سے پوچھا تم یہ کونین کیوں چبا رہے ہو؟ وہ بولا میں سوچ رہا ہوں کہ لوگ اس بے معنی اچھل کود پر عاشق ہو گئے ہیں، اس سے زیادہ اچھی اچھل کود تو کلو کی اماں کلو کے ابا سے لڑائی کے وقت کر لیتی ہوگی۔ رقص اپنے پورے عروج پر تھا اور میری کا جسم آہستہ آہستہ لباس سے بے نیاز ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کے منہ سے سسکاریاں نکلتی رہیں۔ اچانک عمران تیر کی طرح سیڑھیوں کی طرف بڑا چلا گیا۔ اس کو گئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ رقص رک گیا، تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان تینوں نے دیکھا کہ وہی نوجوان سینے پر ہاتھ رکھے فرش پر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ قتل قتل کا شور مچ گیا، لوگ جلدی سے کھسکنے لگے، لیکن منتظمین نے دروازے بند کر دیے، جس پر چند لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن مینیجر نے معذرت کی کہ جب تک پولیس نہ آئے وہ دروازہ نہیں کھول سکتے۔ اتنے میں عمران واپس آتا ہوا نظر آیا۔ اس کے بال کچھ بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر بھی 2-3 خراشیں تھیں۔ وہ آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جولیا نے کہا کہاں گئے تھے؟ وہ بولا اپنی بیوی کے داماد کے سسر کے قاتل کو پکڑنے۔ وہ بولی مگر تم نے اسے دیکھ کیسے لیا؟ عمران بولا مجھے گیلری کے پردے کے پیچھے پستول کی نالی کی جھلک نظر آ گئی تھی، لیکن پہنچنے سے پہلے ہی وہ گولی چلا چکا تھا اور پھر بھاگ گیا۔ خیر میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ اتنے میں پولیس آ پہنچی اور تھوڑی سی تفتیش کے بعد دروازے کھول دیے گئے اور حسب توقع قاتل کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بجی۔ جولیا نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، جولیا سپیکنگ۔ X2 کی ایک غراہٹ سی بلند ہوئی اور جولیا سنبھل گئی۔ گڈ مارننگ سر۔ وہ بولا مارننگ۔ جولیا تمام ممبروں سے کہہ دو کہ 1 گھنٹے کے بعد دانش منزل میں جمع ہو جائیں۔ آج ہماری ٹیم میں ایک نئے ممبر کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا تعارف تم سب سے کرایا جائے گا۔ جولیا نے تمام ممبروں کو فون کر کے یہ خبر سنا دی۔ 1 گھنٹے کے بعد سیکرٹ سروس کے تمام ممبران دانش منزل کے ایک ہال میں بیٹھے تھے۔ وہ آپس میں اس نئے ممبر کے متعلق بات چیت کر رہے تھے۔ تنویر نے ناک سکوڑ کر کہا آخر اتنے سارے ممبر بھرتی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم لوگ کم ہیں؟ جولیا نے تنک کر جواب دیا X2 تم سے بہتر سمجھتا ہے۔ تنویر بولا X2 کوئی خدا نہیں ہے، آخر وہ بھی ہماری طرح انسان ہے۔ چوہان بولا خیر یہ نہ کہو، X2 جیسا دماغ تو ہم سب مل کر بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اتنے میں عمران دروازے میں داخل ہوا۔ بولا یہ تم سب مل کر کسے پیدا کر رہے ہو؟ کیا اس کے لیے جولیا اکیلی کافی نہیں؟ سب کہا مار کر ہنسنے لگے، لیکن جولیا اور تنویر کا منہ بن گیا۔ ابھی وہ جواب دینے ہی والے تھے کہ یکایک ٹرانسمیٹر کا بلب سپارک کرنے لگا اور وہ سب X2 کو سننے کے لیے سنبھل گئے، لیکن عمران اسی طرح لاپرواہی سے بیٹھا رہا۔ X2 کی آواز آئی کیا تمام ممبر آ گئے؟ جولیا نے کہا جی ہاں۔ X2 بولا خوب، تو سنو، آج میں آپ کا ایک نئے ممبر سے تعارف کروا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تم سب اس سے مل کر ضرور خوش ہوگے اور وہ ہماری ٹیم میں ایک شاندار اضافہ ہوگا۔ اس کا نام کیپٹن شکیل ہے اور میں نے اسے ملٹری انٹیلیجنس سے لیا ہے۔ اس کا سابقہ ریکارڈ انتہائی شاندار ہے، باقی رہی پرسنالٹی والی بات تو وہ آپ سب خود دیکھ لو گے۔
X2 की आवाज आना बंद हो गई थी। इतने में दरवाजा खुला और एक दराज कद सीधे बालों वाला नौजवान, जिसने इंतहाई खूबसूरत चॉकलेटी रंग का सूट पहना हुआ था, उसका कद तकरीबन 6 फुट 4 इंच के करीब था और उसके साथ साथ उसका जिस्म भरा हुआ और फौलाद की तरह सख्त मालूम होता था। चेहरा बिल्कुल सपाट, सिर्फ कुशादा पेशानी पर 2 लकीरें उभरी हुई थीं जो उसकी वजाहत में और भी इजाफा कर रही थीं। सब उसकी वजाहत और खूबसूरत शख्सियत से मुतासिर नजर आने लगे। कैप्टन शकील ने अंदर दाखिल होकर सबको सलाम किया और फिर एक एक से हाथ मिलाने लगा। सफदर ने तारुफ की रस्म अदा की और फिर वहां चाय का दौर चलने लगा और इस दौरान बातों का सिलसिला छिड़ गया जिसका ताल्लुक कैप्टन शकील की जात से ही था। कैप्टन शकील ने अपना तारुफ करवाया कि वो एक आला पठान खानदान से ताल्लुक रखता है। MA तक तालीम हासिल करने के बाद मिलिट्री में चला आया, वहां से मिलिट्री इंटेलिजेंस में लिया गया और अब उसे यहाँ भेज दिया गया है। उसकी बातें करने का अंदाज भी इंतहाई दिलकश था, लेकिन ये अजीब बात थी कि बातें करने के दौरान उसका चेहरा इंतहाई सपाट रहता था, जैसे वो मेकअप में हो। इस चीज को जूलिया और सफदर ने महसूस किया, लेकिन वो चुप रहे। X2 की आवाज ट्रांसमीटर से उभरी, कैप्टन शकील। शकील फौरन बोला, यस सर। बाकी सब लोग कहकहा मारकर हंस पड़े। सफदर बोला, आप हैरान ना हो कैप्टन साहब, ये हैं ही ऐसे, अभी तो आगे आगे आप पर इनके जौहर खुलेंगे। इमरान बुरा मानने वाले अंदाज में बोला, मैं कोई मिस जौहर कलकत्ते वाली हूं जो मेरे जौहर खुलेंगे? सफदर, तुमने मेरी तौहीन कर दी है, अब मैं यहां से हरगिज नहीं जाऊंगा। एक बार फिर सब हंस पड़े, जिनमें कैप्टन शकील भी शामिल था, और फिर ये दिलचस्प मजलिस बर्खास्त हो गई। शहर में गहमा गहमी पूरे जोरों पर थी। हर शख्स अपने अपने हाल में मस्त था। रेडियो पर दोपहर की खबरें नशर हो रही थीं कि अचानक रेडियो की नशरियात में गड़बड़ होने लगी और फिर ऐसा मालूम हुआ जैसे अनाउंसर की आवाज मध्यम होती चली गई। वो कह रही थी कि ऐ कुर्रे अर्ज के लोगों, संभल जाओ, अब भी वक्त है। तुम लोग अपने जालिम हुक्मरानों के खिलाफ बगावत कर दो, जिन्होंने तुम्हारे हुकूक जब्त कर रखे हैं, जो तुम्हें गुर्बत की चक्कियों में पीस रहे हैं। ये सब गद्दार हैं, इनको इनकी गद्दारी की भयानक सजा दो। ये पहला अल्टीमेटम है, अगर 2 रोज के अंदर अंदर तुम लोगों ने अपने मौजूदा हाकिमों के खिलाफ बगावत न की तो माका जोंगा की नजरों में तुम भी गद्दार हो जाओगे और फिर तुम्हारी भी वही सजा होगी जो उनकी है। सुनो, अब भी संभल जाओ, माका जोंगा तुम्हें वक्त दे रहा है, 2 दिन, सिर्फ 48 घंटे। उसके बाद तुम सब पर एक आफत टूट पड़ेगी जिससे न नौजवान बच सकेंगे, न बूढ़े, न औरतों को पनाह दी जाएगी और न बच्चों को। हर अमीर व गरीब को यकसां सजा दी जाएगी। अगर 2 रोज के अंदर अंदर तुमने मौजूदा हुकूमत का तख्ता उलट दिया तो अवाम इस सजा से बच जाएंगे और माका जोंगा की निगरानी में ये दुनिया जन्नत बन जाएगी। माका जोंगा जिंदाबाद। तकरीर खत्म होते ही अनाउंसर की आवाज दोबारा आने लगी। इस आवाज को सुनते ही हुकूमत की तमाम मशीनरी परेशान हो गई। टेलीफोन पर टेलीफोन होने लगे। उसकी आवाज का मखरज मालूम करने की कोशिशें की जाने लगी, लेकिन कुछ पता न चल सका। सिर्फ इतना मालूम हुआ कि उसी वक्त तमाम दुनिया की नशरियात जाम हो गईं और यही आवाज तकरीबन हर मुल्क के उस इलाके की कौमी जबान में नशर हुई। तमाम दुनिया इस ऐलान से बौखला उठी। अवाम में चेमे गोइयां शुरू हो गईं। चंद लोग इसकी हिमायत में थे और चंद इसके खिलाफ। शरपसंद अनासिर ने अपनी तमाम सरगर्मियां तेज कर दी, लेकिन हर मुल्क की हुकूमत ने सख्ती से इस तकरीर की तरदीद की। लोगों को होशियार किया कि इस काले प्रोपेगेंडे से बचें। दारुल हुकूमत में फौरी तौर पर हुक्काम का एक हंगामी इजलास तलब किया गया, जिसमें काफ़ी बहस व मुबाहसे के बाद ये तय किया गया कि नज़्म नस्क को हर हालत में बरकरार रखा जाए और गुंडा अनासिर पर कड़ी नज़र रखी जाए। शाम की खबरों में एक बार फिर ये ऐलान दोहराया गया, जिससे हलचल में इजाफा हो गया। फिर तो खबरों की हर बुलेटिन के दौरान ये ऐलान दोहराया गया और मोहलत की मुद्दत बाकायदा घंटों में बताई जाती। पूरी दुनिया के लोगों में खौफ व हरास फैल गया। सारी दुनिया में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया गया। जैसे जैसे मुद्दत खत्म होती जाती, खौफ व हरास में इजाफा होता चला जाता। दारुल हुकूमत का नज़्म नस्क फौज ने संभाल लिया, लेकिन हुकाम और अवाम दोनों परेशान थे कि ये मुसीबत कहाँ से नाजिल हो गई और किस तरह होगी, किस किस्म की होगी। सबके जहनों में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, जिसका कोई मुनासिब जवाब न मिल सका। आखिर इस मोहलत के खत्म होने में 1 घंटा बाकी रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो घंटा भी गुजर गया। लोग परेशानी के आलम में घरों में घुस गए। अचानक फजा में वही आवाज गूंजने लगी, कुर्राए अर्ज़ के लोगों, तुम्हारी सजा का वक्त आ पहुंचा। माका जोंगा तुम्हें भयानक सजा देना चाहता है, लेकिन चूंकि ये पहली वार्निंग थी, इसलिए सजा इंतहाई कम दी जाएगी। इसके बाद जो सजा होगी वो इंतहाई भयानक होगी। लोगों, तैयार हो जाओ। अब से ठीक 5 मिनट के बाद तुम्हारी जमीनों में पानी की सतह ऊंची हो जाएगी और फिर जमीन के चप्पे चप्पे से पानी निकलेगा
तमाम इमारतें, चाहे वो कच्ची थीं या पक्की, ऐसे गिरने लगेंगी जैसे रेत की दीवारें। लोग डूबने लगे, तमाम इंतजामी मशीनरी फेल होकर रह गई, सड़कों पर पानी ही पानी बहने लगा, लोग धड़ाधड़ ऊंची ऊंची जगहों पर पहुंचने लगे। लेकिन इस धक्कमपेल में सैकड़ों लोग मर गए, लोग हुकूमत के खिलाफ हो गए। ये सब कुछ आधे घंटे के लिए हुआ। उसके बाद जमीन से पानी निकलना बंद हो गया। अब हर तरफ कयामत का समा था। तूफान नूह की तो सिर्फ हिकायतें सुनी हुई थीं, अब लोगों ने अपनी आंखों से तूफान नूह का मंजर देख लिया था। हर तरफ पानी ही पानी था। अब पानी निकलना तो बंद हो गया था, लेकिन इमारतें धड़ाधड़ गिर रही थीं। लोग इमारतों से सामान निकालने लगे, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। सैकड़ों लाशें उस पानी में तैर रही थीं। उनमें से बच्चे भी थे, बूढ़े भी और औरतें भी। मुख्तलिफ सामान भी पानी में तैर रहा था। हर तरफ मौत की सी वीरानी छाई हुई थी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हर लम्हा पानी की सतह नीचे गिर रही थी। आखिर जब पानी की सतह बिल्कुल नीचे हो गई तो बचे कुचे बदहाल लोग बिल्डिंगों की आखिरी मंजिलों से निकल आए। अब शहर में हर तरफ मातम हो रहा था। लाखों की तादाद में लोग मर चुके थे, करोड़ों का नुकसान हो चुका था। दारुल हुकूमत को फौज के हवाले कर दिया गया था और फौजी गाड़ियां और टैंक शहर में गश्त कर रहे थे। हर तरफ उदासी ही उदासी छाई हुई थी, वीरानी ही वीरानी, मौत की वीरानी।